हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो आज डे 2 का जो टॉपिक है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उसके एमसीक्यूज हम लेकर आए हैं। मैट्रिसेस टॉपिक के डिटर्मिनेंट के हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। दिस इज फॉर मैट्रिसेस ओनली। मैट्रिसेस के टॉप 20 एमसीक्यूज जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या फिर जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई की पॉइंट है जो कि आपको समझना है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन जो आने वाले मैट्रिसेस का, दैट इज कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स। कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दो मैट्रिसेस गिवन है और आपको ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकालनी है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड द आंसर। सेम वे इसके अंदर आपको दिया हुआ है, दो मैट्रिसेस है, इक्वल हैं और आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए बी माइनस सी डी। चलो करके देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो वी कैन से 3c + 6 दिस इज इक्वल टू 12। सी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। ऑलराइट, उसके बाद अगर मैं 2 - 3b को लिखूं -4 के इक्वल, वी कैन से -3b इज इक्वल टू -6। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, अब हम a और d के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। a - d आपको गिवन है 2 और a + d की वैल्यू गिवन है -8। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, दिस विल कैंसल आउट। 2a इज इक्वल टू -6, a आ गया -3। a की वैल्यू -3 यहाँ डालो तो d की वैल्यू कितनी आएगी, d कम्स आउट टू बी -5। a पता है, b पता है, c पता है, d पता है। वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a b माइनस सी डी। a इज -3 and 2 -2 into -5। तो आंसर आ रहा है -6 + 10 दैट इज 4। द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई दिस पॉइंट इज क्लियर, कोई नहीं है। करना क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया। 3c + 6 12 इक्वल c यहाँ से आएगा 2 - 3b को -4 के इक्वल डाला और यहाँ से b की वैल्यू आ गई अगेन 2। a और d को यहाँ से कैलकुलेट किया हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करके। 2a कम्स आउट टू बी -6, a की वैल्यू -3 और a -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी -5। सब्स्टिट्यूट किया। कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। 3x3 ऑर्डर की ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती है जिसका हर एलिमेंट या तो 0 हो या 1 हो। तो सबसे पहली बात, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको ये देखना है कि 3x3 की जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है। और हर एलिमेंट को लिखने के कितने वेज हैं, वो हर एलिमेंट या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसका मतलब ईच एलिमेंट कैन बी रिटन इन 2 वेज। दूसरे एलिमेंट लिखने के भी 2 वेज हैं, तीसरे के भी 2 वेज हैं, हर एलिमेंट लिखने के 2 वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल इज 2 to the power 9, जो कि होता है 512। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालनी है, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे और फिर ये देखना है कि उस एलिमेंट को लिखने के कितने पॉसिबल वेज है। लेट्स से आपको ये कह दिया जाए कि एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है जिसका हर एलिमेंट या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा। तो 2x2 की मैट्रिक्स दैट मीन्स 4 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में और हर एलिमेंट को लिखने के 3 वेज है, या 5 हो सकता है या 6 या 7। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट कैन बी रिटन इन 3 पॉसिबल वेज, सेकंड एलिमेंट भी 3 वेज में लिखा जा सकता है, थर्ड भी 3 वेज में, तो आंसर फोर्थ भी 3 वेज में। तो आंसर होगा to the power 4 81। तो 81 such matrices can be formed of order 2x2 in which each element can be either 5 or 6 or 7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। पहले आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, उसके बाद ए स्क्वायर निकालना है। मतलब आपको दो कॉन्सेप्ट कंबाइन करके दे दिए। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स फॉर्म करके दिखानी है जिसकी कंडीशन आपको गिवन है। चलो बनाकर देखते हैं। 2 ऑर्डर की बनानी है, दैट मीन्स ए मैट्रिक्स A11, A12, A21 एंड A22, ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। और उसने कहा हुआ है कि अगर आई और जे इक्वल हैं तो मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा 0। मतलब इक्वल कहाँ पर है, यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट तो हो जाएंगे 0 और जहाँ पर इक्वल नहीं है वहाँ पर हो जाएंगे 1। ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स आ गई। अब हमें निकालना है, हमें निकालना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए। ये मैट्रिक्स है ए, इसको ए को मल्टीप्लाई करना है ए से ही। तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करना आता है आपको, रो को कॉलम से करेंगे। 0 + 1 इट विल बी 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1। तो आइडेंटिटी आंसर आ रहा है, इसका मतलब 1 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखो क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है।
क्वेश्चन बन रहा है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स पे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ए स्क्वायर पे। और एक और पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ, याद रखना, बेशक किसी भी मैट्रिक्स का इंटेग्रल पावर हो, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, कोई भी nth इंटेग्रल पावर, वो तभी पॉसिबल है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम ए स्क्वायर, ए क्यूब नहीं निकाल सकते हैं। आई होप ये पता होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आपको आई प्लस ए का स्क्वायर माइनस 3 इसकी वैल्यू निकालनी है। एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन गिवन है। तो आई प्लस ए का स्क्वायर, सबसे पहली बात तो जो बहुत बच्चे गलती करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी मैट्रिसेस में ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब इस टाइप के फॉर्मूले मत लगाया करो, ये पॉसिबल नहीं होता है। मैट्रिक्स के केस में ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो आई प्लस ए का स्क्वायर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो होगा आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, मल्टीप्लाई करें आई इंटू आई, इट विल बी आई इंटू ए इंटू आई ए, और ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये बच्चा आपके पास आई प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है? ए स्क्वायर इज गिवन एज ए, दैट मीन्स इसकी जगह अगर मैं ए सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा आई प्लस 3। तो आई प्लस ए होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आई प्लस 3 है, बट हमें माइनस 3 है करना इसमें से, तो आई प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 3a, इसकी वैल्यू आ जाएगी आई। दिस इज फाइनल आंसर, मतलब आपका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है? सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें लॉजिक क्या यूज हुआ है? सबसे पहली बात तो आई प्लस ए के होल स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, इस कंडीशन को यूज करना है, जहां भी ए स्क्वायर बनेगा उसको ए सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू, ये डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने की फॉर्म है, आप डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स 2 -5 9 है, बाकी सब 0 हैं, मुझे पता है डायगोनल में बाकी सब तो 0 ही होते हैं। बी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स -3 7 और 14 है, एंड बाकी सब ऑब्वियसली 0 होंगे। तो मुझे करना क्या है? a प्लस 2b करना है। तो ए मैट्रिक्स क्या है? 2 -5 9 डायगोनल मैट्रिक्स दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ -3 7 14। ठीक है, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? डायगोनल -6 14 28, और ये क्या बन जाएगा? डायगोनल 2 -5 9। अब इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो रहेगी तो डायगोनल मैट्रिक्स ही वो भी, और डायगोनल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 और -6 इट विल बी -4, -5 और 14 इट विल बी 9, 9 और 28 इट विल बी 37। तो देखो ये ऑप्शन में है -4 9 37, -4 9 37 ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, बस आपको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ऐसे कैसे लिख दिया। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरी मैट्रिक्स बना के भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। 2 भी दिया हुआ है तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। क्लियर है बात? बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैं बात बता रहा था कि जो मैट्रिसेस के फॉर्मूले हैं वो बाकी अलजेब्रा जैसा फॉर्मूले नहीं है मैट्रिक्स में। अब ये देखो, अगर वैसे मुझे पता है कि फॉर्मूला अलजेब्रा का होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट क्या मैट्रिक्स में ये पॉसिबल हो पाएगा? यही पूछा हुआ है। चलो करके देखते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे? पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से, प्लस फिर b को करेंगे a माइनस बी से। देखा क्या बनता है? a इंटू ए इज ए स्क्वायर, a इंटू बी इज ए बी, b इंटू ए इज बी ए, बी इंटू बी स्क्वायर। प्रॉब्लम ये है मैट्रिसेस के अंदर ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर। अगेन ये की पॉइंट और ये लॉजिक यूज होगा इसके अंदर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए इक्वल है नहीं, तो हम इन्हें काट नहीं सकते, ठीक है, कैंसिल नहीं होंगे ये। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये वाला तो मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस ए बी प्लस बी ए, इट शुड बी ऑप्शन सी। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हों और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन 0 हों। तो आपको ये दे रखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स तब होगी अगर इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल। 0 कहाँ पर होंगे? कौन से एलिमेंट 0 होते हैं? जो नॉन डायगोनल होते हैं, मतलब आई इक्वल टू जे नहीं, आई नॉट इक्वल टू जे वाले। जहाँ भी आई और जे इक्वल नहीं है वो सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये कंडीशन है डायगोनल एलिमेंट्स की। क्लियर है बात?
डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी होती है, आप डायगोनल कुछ भी लिखो 3, 7, 9 बाकी सब 0 होने चाहिए। इसका मतलब जहां पर आई और जे इक्वल नहीं है वो एलिमेंट 0 होने चाहिए और बाकी सब एलिमेंट नॉन 0 हो सकते हैं। क्लियर है बात? चलो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे गलती भी करते हैं इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिक्स, सबसे पहली बात तो ये भी क्वेश्चन में डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए स्केलर मैट्रिक्स होती क्या। स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स ही है और एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें हर डायगोनल एलिमेंट सेम होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये 7 डायगोनल तो है ही, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, डायगोनल मैट्रिक्स ही एक सब टाइप है कि ये स्केलर भी है। ठीक है, तो सभी डायगोनल सेम होने चाहिए। अब आपको कहा है कि कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं ऐसी जिसमें एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं 1, 2 और 3, जिसका हर एलिमेंट या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो। तो यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं कि इसका आंसर 3 होगा, 3 नहीं है इसका आंसर। आप खुद सोचो, एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट या 1 हो या 2 हो या 3 हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप खुद सोचो, बिना जीरो के स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी क्या? ये कह देता कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसका हर एलिमेंट या 1 हो या 2 हो या 0 हो, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है ना? क्योंकि ये एलिमेंट तो 0 होना जरूरी है ना। अगर मैं कहूँ 1, 2 और 3 ही होंगे सिर्फ एलिमेंट्स, तो ये 0 हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि 0 की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसका मतलब ऐसी कोई मैट्रिक्स ही नहीं सकती स्केलर मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट या 1 हो या 2 हो या 3 हो, क्योंकि स्केलर के लिए कंडीशन जरूरी है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए, बट 0 की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसका मतलब नो सच मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म, तो आंसर शुड बी नन ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती कर देते हैं कि 3 डायगोनल है, एक बार हम तीनों को 1, 1, 1 डाल देंगे, एक बार 2, 2, 2 डाल देंगे, एक बार 3, 3, 3, तो 3 सच मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म, बट 0 भी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स बन ही नहीं पाएगी, बिना 0 के कैसे बन पाएगी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If P is a 3x3 matrix such that P dash is equal to 2P plus I, P dash क्या दिया हुआ है? ट्रांसपोज दिया हुआ है। ओके, तो आपको बता रहे इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। P डैश इज इक्वल टू 2P प्लस I। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेता हूँ दोबारा से। इट विल बी 2P प्लस I ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 2P का ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज। 2P का ट्रांसपोज होता है 2 इंटू P ट्रांसपोज और I ट्रांसपोज तो I ही रहेगा। P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज P हो जाता है, ये हमें प्रॉपर्टीज पता है। अब मैं काम करता हूँ, P डैश की वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन है, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो इट विल 2 इंटू 2P प्लस I प्लस I। तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 4P प्लस 2I प्लस I विच गिव्स यू 4P प्लस 3I। ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब इस 4P को उठा के इधर ले आओ, तो हमारे पास आ जाएगा -3P इज इक्वल टू 3I, मतलब P इज इक्वल टू -I। ये वैल्यू बच रही है, देखो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, ये बन रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। P मैट्रिक्स जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी। कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंप्लीफाई करते रहना है, यू विल गेट योर आंसर। आपको दिख रहा है कि ऑप्शन के अंदर कहीं भी ट्रांसपोज नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप ट्रांसपोज हटा दो। लेफ्ट साइड से ट्रांसपोज हटाने का एक ही तरीका था कि मैं ट्रांसपोज ले लूँ, मुझे पता है P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से P ही आएगा, तो मैंने हटा दिया। राइट साइड में जब ट्रांसपोज बचा उसकी फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, विल गेट आवर फाइनल आंसर। ठीक है, हर क्वेश्चन में जो लॉजिक यूज हो रहा है उसको दिमाग में बिठा लेना, ताकि इसी से मिलता जुलता अगर क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा भी पूछा जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो मैट्रिक्स कैसी होगी सोच के देखो। इफ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्री की कंडीशन होती है A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक की A ट्रांसपोज -A के इक्वल होगा। इसका मतलब लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इज एज इक्वेशन 2। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो A डैश A के इक्वल है और A डैश -A के इक्वल है। कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी कैन से A इज इक्वल टू -A। तो 2A किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। दैट मीन्स A मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब सिर्फ 0 स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल हो सकता है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर उसी के इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑर्डर के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर डिफाइंड है या नहीं है, ये निकालने के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, इन सब के ऑर्डर आपको गिवन है और ये गिवन है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड है। पी इंटू वाई
प्लस W इंटू वाई, ये डिफाइंड है मतलब ये पॉसिबल है निकालना, इनका प्रोडक्ट उसको इसमें ऐड करना, ये पॉसिबल है। पॉसिबल कब हो पाएगा देखते हैं। पहले आप ये देखो P का ऑर्डर क्या है। P का ऑर्डर आपको गिवन है, सब जिस जिसके ऑर्डर गिवन है सबके लिख लेते हैं। Y का ऑर्डर है 3 इंटू के, यहाँ भी 3 इंटू के लिख लेते हैं। P का ऑर्डर गिवन है, P का ऑर्डर है P इंटू के, और W का ऑर्डर गिवन है N इंटू 3। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दो मैट्रिसेस हैं A और B, हम इन्हें मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं अगर इसका ऑर्डर m/n है और इसका ऑर्डर n/p है। दैट मीन्स ये दो एलिमेंट सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे तभी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर बनेगा m क्रॉस p। बात समझ आ गई? यही लॉजिक को इसमें यूज करते हैं। अब पी वाई डिफाइंड है, अब पी वाई तभी डिफाइंड हो सकता है अगर ये दो एलिमेंट सेम हो। इसका मतलब मैं यहाँ से कंक्लूड कर रहा हूँ कि k की वैल्यू तो 3 होगी, तभी पॉसिबल है पी वाई का प्रोडक्ट निकालना। और जो मैट्रिक्स आएगी पी वाई, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा p क्रॉस k। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है। सेम वे डब्ल्यू वाई का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा अगर ये दो एलिमेंट सेम हो, वो ऑलरेडी सेम ही है, और हमें जो मैट्रिक्स मिल रही है डब्ल्यू वाई का प्रोडक्ट वो आ रहा है n इंटू के। अब हमें ये पता है कि ये दो मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं, और ऐड कौन कौन सी मैट्रिक्स कर सकते हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिक्स का पॉसिबल तभी हो सकता है अगर उनका ऑर्डर सेम हो। दैट मीन्स p क्रॉस k दिस शुड बी इक्वल टू n क्रॉस k तो ऑलरेडी इक्वल है, तो p और n इक्वल होंगे। इसका मतलब p और n इक्वल है और k की वैल्यू 3 है। तो योर आंसर शुड बी ऑप्शन ए, p और n इक्वल होंगे और k की वैल्यू 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के ऊपर बेस की मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट डिफाइंड है या नहीं है, ऑर्डर उनका सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को या नहीं कर रहा है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। If for three matrices, तीन मैट्रिसेस दे रखी हैं A, B और C, products AB and AC both are defined and are square matrices of same order, तो वैल्यू ऑफ M, N, P and Q। AB और AC का प्रोडक्ट डिफाइंड है, AB डिफाइंड है, तो AB डिफाइंड कब होगा? अगर M क्रॉस 4 और N क्रॉस 3 में ये दो एलिमेंट सेम होंगे, मतलब N शुड बी इक्वल टू 4 और प्रोडक्ट आएगा M/3 का। फिर आपको गिवन है कि AC भी डिफाइंड है, AC का प्रोडक्ट तभी निकाल सकते हैं अगर A का ऑर्डर m/4 हो और C है P क्रॉस Q। तो इस केस में P किसके इक्वल होगा? P होगा 4 के इक्वल, और आंसर आएगा m क्रॉस Q। क्लियर है? आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? M, N, P एंड Q की। If for three matrices A and C products A, B and AC both are defined and are square matrices of same order, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इसका मतलब m क्रॉस Q दिस इज इक्वल टू m क्रॉस 3 आ रहा है, तो Q किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। Q की वैल्यू आ गई 3, N की वैल्यू आ गई 4, P की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, P की वैल्यू 3 नहीं है, P की वैल्यू 4 है और Q की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 4 है। M नहीं निकला क्या? अच्छा M भी निकाल लेते हैं। यहाँ से M क्रॉस Q आ रहा है प्रोडक्ट, और यहाँ से M क्रॉस 3 आ रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब जो Q की वैल्यू होगी वही M की वैल्यू होगी, तो M की वैल्यू भी 3 है। M और Q दोनों 3 हैं, M और Q दोनों 3 हैं, और N और P कितना निकला? 4, N भी 4। ये A ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे देखो क्या क्या कंडीशन यूज हुई हैं, कौन कौन से लॉजिक यूज हुए। एक तो आपको प्रोडक्ट डिफाइंड निकालना आना चाहिए, दूसरी बात ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो M और 3 इक्वल होगा, M और Q इक्वल होगा। अगली बात ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो M क्रॉस Q को M क्रॉस 3 के इक्वल डालेंगे। तो सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ एक क्वेश्चन में कंबाइन करके दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सारी चीज़ें एक ही साथ टेस्ट हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ A इज इक्वल, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है विच इज क्यू सिमेट्रिक। अगर मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के इक्वल होता है। इसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या आएगा? 0 1 C माइनस 1 A माइनस B 2 3 0, और ये किसके इक्वल है? माइनस ऑफ A के। माइनस A क्या बनेगा? A का नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? वो बनेगा 0 माइनस 1 C माइनस C, माइनस 1 प्लस 1 में हो जाएगा, और ये माइनस A, ये प्लस B। सबके साइन चेंज करने हैं, -2 -3 0।
ठीक है, इसका मतलब माइनस सी 2 के इक्वल है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, माइनस बी 3 के इक्वल है तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3, और a इज इक्वल टू -a, अगर a -a के इक्वल है तो 2a आ जाएगा 0, मतलब a की वैल्यू 0, a 0, b 3 और c -2, इन तीनों का सम निकालना तो 1। क्लियर है? कंडीशन क्या यूज करनी है, कॉन्सेप्ट क्या गिवन है इसमें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब a का ट्रांसपोज -a के इक्वल होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, और आपको गिवन है कि दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो मैट्रिक्स ए बी डैश माइनस बी ए डैश किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, वो चेक करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका ट्रांसपोज करके देख लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज करते हैं, वो क्या आएगा, वो आएगा ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि कभी भी आपको ये चेक करना है, ऑप्शन बता रही है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये चेक करनी है, तो उसका एक ही आसान तरीका है, उसका ट्रांसपोज कर लो, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाएगा तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, और अगर उसका ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल आएगा तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो ए बी ट्रांसपोज आपको पता है प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है, तो पहले बी डैश का डैश फिर ए डैश, इसमें भी ए डैश का डैश फिर बी डैश, बी डैश का डैश तो बी हो जाएगा, ए डैश का डैश ए हो जाएगा, और ए बी डैश। अब आप देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो क्या रह जाएगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो अगर आप ध्यान से देखो इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो मैट्रिक्स कैसी है, देयरफॉर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात? अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, x प्लस 2y, ये आएगा 2x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 5 4। देखो ये मत देखा करो कि क्वेश्चन इजी है या मुश्किल है, यहाँ इस सेशन का पर्पस ये है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपसे डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन तो ऑब्वियसली इजी है, बट यस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे सॉल्व कैसे करना है। 2x प्लस वाई 4, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको आता ही है, तो आप एक काम करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा, एलिमिनेशन मेथड सबको आता है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया, माइनस 3x इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू 1 आ रही है। अब x की वैल्यू 1 यहाँ पर डालो तो y कितना आएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 इज फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड लगाकर हमने सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी वाई, तीन मैट्रिक्स गिवन है और आपको ए बी प्लस एक्स वाई निकालना है। ठीक है, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है और वाई, यहाँ थोड़ी सी गलती है, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, यहाँ पर ए ट्रांसपोज होना चाहिए था, क्योंकि ए और बी, अभी देखो ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 1/3, बी का ऑर्डर क्या है, अगेन 1/3, तो ऑब्वियसली बात है ए और बी तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, है ना, जब ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे तो ए बी कैसे निकलेगा, तो इट शुड बी लाइक दिस, यहाँ पर हो सकता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज गिवन हो। अब अगर आप देखो तो ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जब मैं ए निकालूंगा ए शुड बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, तो वो बन जाएगा 2 - 3 4, ऑर्डर क्या है इसका 3/1, बी का ऑर्डर क्या है 1/3। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बात समझ आ गई। तो यहाँ पर कुछ टाइपो है, चलो एनीवे लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन, बट लॉजिक समझ आ गया आपको कि कोई ए ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू 0 1 0 0, तो ए की बार 2 0 2 3 को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ए गिवन है, ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, 0 1 0 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 0 से, तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, एक बार मल्टीप्लाई करें, इट शुड बी 0 + 0, ये 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 + 0 0, मैट्रिक्स 0 आ रही है। अब ए स्क्वायर 0 आ गया, अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो, 0 मैट्रिक्स को आप a³ निकालो, a4 निकालो, a5 निकालो, सभी क्या आने वाले हैं, सभी 0 आएंगे।
तो देखने में मुश्किल लग रहा है कि भाई मैं एक ही बार 2023 कैसे निकालूंगा, तो उसको मत डरो, आप ए स्क्वायर ए क्यूब निकालो, कुछ ना कुछ पैटर्न बन जाता है। यहाँ पैटर्न ये बन रहा है, जब ए स्क्वायर ही 0 आ गया तो आगे सब कुछ ही 0 आएगा। ठीक है, तो आंसर शुड बी 0 मैट्रिक्स, दैट मीन्स ऑप्शन सी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझना है और लॉजिक समझना है और वर्किंग समझनी है, हम इस क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं। देख के मत डर जाना, पावर इतनी बड़ी है, निकालो ए स्क्वायर ए क्यूब, कुछ ना कुछ पैटर्न पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू √3i, a प्लस ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, a प्लस ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू √3 इंटू आई। ए की वैल्यू क्या है? a इज cos x sin x माइनस sin x cos x, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? ए ट्रांसपोज होगा cos x sin x माइनस sin x cos x, दिस इज इक्वल टू √3i, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर लो, √3 0 0 √3, ये आंसर है। अब मैं लेफ्ट साइड को अगर ऐड करूं तो देखो क्या बनता है, ये आएगा 2 cos x, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 cos x हो जाएगा। ठीक है, ये इसके इक्वल है √3 0 0 √3। तो आप खुद सोचो, अगर 2 cos x √3 के इक्वल आएगा तो cos x क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा √3/2, मतलब एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कंपेयर करो और उसके बाद थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, एंगल सबको याद होने चाहिए। ठीक है, π/6 इज करेक्ट आंसर। और भी जगहों पर हो सकते हैं बट आपको दिया ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/6 पे ही होगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट निकालें, इनका प्रोडक्ट ध्यान से किया करो, गलती नहीं करनी, एक भी एलिमेंट गलत हो गया तो सारा कुछ ही गलत आएगा। तो मल्टीप्लाई करें, -2x + 0 + 7x, -2x + 7x ये बच रहा है, फिर 28x + 0 -28x। अब आप ये देखो, ऐसे वन चलता रहेगा। ठीक है, बट आपको ये गिवन है कि ये जो पूरी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आएगा ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के, 1 0 0 0 1 0 और 0 0। तो सबसे बड़ी बात ये है, क्या सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये आइडेंटिटी की इक्वल है तो ये एलिमेंट तो 0 नहीं चाहिए, तो मैं क्यों ही मेहनत करूं, क्यों ही उनको सॉल्व करूं। आप ये देखो कि जो पहला एलिमेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो 1 के इक्वल होना चाहिए। हमारा आ कितना रहा पहला एलिमेंट? 5x 1 के इक्वल आएगा तो x की वैल्यू 1/5, और इन चार में से पॉसिबिलिटी डी बन रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्यों ही करूं मैं पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, ऑल दो करूंगा आंसर तो सेम ही आना, बट जब पहले एलिमेंट से बात बन गई तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? चलो, इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन और ये गिवन है a स्क्वायर i के इक्वल, तो a स्क्वायर निकाल लोगे, a स्क्वायर होगा a को a से ही मल्टीप्लाई करना है, और a मैट्रिक्स है आपके पास अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इन्हें मल्टीप्लाई करते क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। फिर आपको पता है जब ये आइडेंटिटी है तो बाकी सारे एलिमेंट को निकालने की जरूरत नहीं है, बट चलो 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, करके देख लेते हैं, गामा अल्फा माइनस गामा वही आना, और फिर ये बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, ऑल दो जरूरत नहीं थी, हम आंसर उतने में ही निकाल चुके हैं। तो हमारे लिए कंडीशन ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा दिस इज इक्वल टू 1, और अगर ये 1 आ गया सब एलिमेंट को उठाकर कर लेंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा दिस इज इक्वल टू 0, ये फाइनल आंसर होना चाहिए विच इज ऑप्शन सी। मैट्रिक्स उतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, ठीक है, बट मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन फंस जाएगा तो ऐसा नहीं है कि देखो, एक मैं आपको कोई भी एग्जामिनर है उसकी एक माइंडसेट बता देता हूँ कि उसका माइंडसेट क्या होता है। उसको पता है कि जो चैप्टर मुश्किल है, सब बच्चों को मुश्किल लगता है, इंटीग्रेशन मुश्किल लगता है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हर बच्चे को मुश्किल लगते हैं, तो मुश्किल चैप्टर में से नॉर्मली वो ईजी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ताकि सब बच्चे उसे ईजिली मैनेज कर पाए। बट ईजी चैप्टर जो हर बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट होता है उसमें से एग्जामिनर मुश्किल क्वेश्चन फ्रेम करता है ताकि बच्चा उसमें ट्रिक लगाए और फंसे। तो मैट्रिक्स एक ऐसा ही चैप्टर है, अगर आप पास्ट ईयर भी देखोगे, मुझे लास्ट ईयर का भी पेपर याद है, स्केलर मैट्रिक्स वाले में फंस रहे थे बच्चे, तो हर बार कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जिसमें बच्चे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं या कोई ईजी टॉपिक में फंस जाते हैं। तो आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और ईजी चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज़ को बहुत सीरियसली करना है, एमसीक्यूज़ ही हैं जहाँ वो आपको फंसाएंगे।
लॉन्ग आंसर्स तो आप इजीली मैनेज कर ही लेते हो, ठीक है। तो आई होप दिस सेशन वाज इंफॉर्मेटिव और आप सबने एंजॉय किया होगा, और इसके सभी क्वेश्चंस को अगर आप दोबारा विजिट करना चाहो, दोबारा यू कैन गो थ्रू दिस सेशन, और वील कम अप विद द नेक्स्ट सेशन सून, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू सो मच।